बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा शुरू में मैं क्वेश्चन करता हूं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो जाएं। तो आज आपका क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट के अंदर नॉर्मली हम तमाम कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं app.jsx के ज़रिए। तो आप ये बताइए कि app.jsx खुद किस फाइल से कॉल होती है, उस फाइल का आपने नाम बताना है। जब अपना रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखा करें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से रिएक्ट आप हमारे साथ सीख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग के जितने भी मेथड्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अपने गौर से देखना है। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखिर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं। रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टाइलिंग की बुनियाद पर ही आपकी जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो गुड लुकिंग नज़र आती है, आई कैचिंग नज़र आती है, अट्रैक्टिव नज़र आती है और यूज़र को भली लगती है, अच्छी लगती है। अब स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ये कुछ तो हम कर चुके हैं चीज़ें, लेकिन कुछ हम मज़ीद देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग होती क्या है और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस। स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस मीन्स अप्लाइंग सीएसएस। सीएसएस का आपको पता है, जिनको नहीं पता तो कैस्केड स्टाइलिंग शीट, जो एक बेसिक कंपोनेंट है आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। यानी सबसे पहले हम एचटीएमएल सीखते हैं, फिर सीएसएस सीखते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट सीखते हैं और रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो हम कैसे अप्लाई करते हैं सीएसएस को अपनी रिएक्ट जेएसएस के अंदर टू रिएक्ट कंपोनेंट्स, उस कंपोनेंट्स के ज़रिए टू मेक देम लुक बेटर एंड यूज़र फ्रेंडली, ताकि वो अच्छे नज़र आएँ और यूज़र को वो फ्रेंडली नज़र आएँ, उनको ऑपरेट करना यूज़र के लिए बड़ा मुनासिब लगे। अब इसमें कुछ किस्में होती हैं, हमने सिर्फ अभी तक या एक ही किस्म समझ लें कि देखी है जिसके ज़रिए हम स्टाइलिंग करते आए हैं अभी तक, लेकिन रिएक्ट के अंदर कोई एक स्टाइल नहीं है। इसमें 5 मेन किस्में हैं, 5 मेन टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी एक को फॉलो करें, आप किसी भी अपने कंपोनेंट के अंदर एक को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी 2 को भी, 3 को भी, या सब को भी फॉलो कर सकते हैं, या जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपको मुनासिब लगे। तो देखते हैं सबसे पहली टाइप क्या है। सबसे पहली टाइप जो हम आज तक यूज़ कर रहे थे वो था इन लाइन स्टाइलिंग। नंबर 2 पे आता है सीएसएस स्टाइल शीट, या इसको एक्सटर्नल सीएसएस भी कहते हैं। तीसरा है सीएसएस मॉड्यूल्स, ये कुछ नाम से मिलता जुलता है लेकिन कुछ मुख्तलिफ है, अभी हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और आखिरी है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इन लाइन स्टाइलिंग क्या होती है। यू डायरेक्टली ऐड स्टाइल एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। अभी आपने देखा होगा आज तक हम जो भी पढ़ चुके हैं, अगर हमने किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई स्टाइल यूज़ करना होता था तो उस टैग के अंदर हम स्टाइल लिखते थे, करली ब्रैकेट डालते थे और उसके अंदर मज़ीद एक करली ब्रैकेट डाल के एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट उसको स्टाइल असाइन करते थे। बेसिकली इसी को हम कहते हैं इन लाइन स्टाइलिंग। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, अपने आप को रिवाइज़ करें, जब आपने HTML पढ़ा था तो उसमें भी इन लाइन स्टाइलिंग आप कर सकते थे। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए याद करवाना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा मांद पड़ गया तो HTML में इन लाइन स्टाइलिंग कैसी होती थी कि अगर आप किसी भी टैग के अंदर पहले स्टाइल लिखते थे, इज़ इक्वल टू साइन डालते थे, उसके बाद डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी थी, पहले आप लिखते थे कौन सा स्टाइलिंग करनी है, कॉलन डालते थे, उसकी वैल्यू डालते थे, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कलर, कॉलन ब्लू, फिर सेमी कॉलन। अब यहाँ पर क्या था, फाउंट डैश साइन, हाइफन लगाते थे, कॉलन जो भी आप उसकी वैल्यू सेट करना चाहते थे, फिर आखिर पर सेमी कॉलन लगाते थे। अब तकरीबन इसी तरह ही हम यूज़ करते हैं इन लाइन स्टाइल अपने रिएक्ट के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पर देखें JSX में हम कैसे करते हैं,
या रिएक्ट जेएस के अंदर जब कंपोनेंट होता है उसके अंदर इसी स्टाइल को हम कैसे करते हैं, पहले स्टाइल लिखते हैं इक्वल साइन और सबसे पहले करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और फिर इसके अंदर करली ब्रैकेट। ये 2 दफ़ा करली ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं ये हम थोड़ा सा आगे चल के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सिर्फ फ़र्क यहाँ देखें, कलर डाल के कॉलन डाला और उसके अलावा यहाँ पर हम डबल कोट्स में ब्लू लिखते थे, वहाँ टोटल जो था वो हमने डबल कोट्स में किया था। इसमें यहाँ सिर्फ वैल्यू जो है उसको डबल या सिंगल कोट्स में कर रहे हैं और आगे सेमी कॉलन नहीं है, कॉमा है, जबकि हम HTML में सेमी कॉलन यूज़ करते थे। उसके बाद एक फ़र्क ये है, अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल में देखें फाउंट डैश या हाइफन साइज़ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, फाउंट साइज़ इकट्ठा लिखा है लेकिन कैमल केस स्टाइल में। कैमल केस स्टाइल क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो आप लोअर केस में शुरू करते हैं, यानी छोटी ABC से शुरू करते हैं। जब वर्ड ख़त्म होकर दूसरा वर्ड शुरू होता है तो उसका पहला लेटर जो है कैपिटल आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैमल केस स्टाइल। तो जो रिएक्ट के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी उसमें किसी में भी डैश नहीं आएगा, बल्कि जब 2 लफ्ज़ जुड़े हुए आएंगे तो उनके दरमियान हाइफन या डैश नहीं आएगा, बल्कि हम उसका करैक्टर कैपिटल कर देंगे। अगर एग्जांपल छोटी सी नीचे देखें, स्टाइल वैल्यूज़ मस्ट बी इन कैमल केस। कैमल केस क्या है आपको पता लग गया। जैसे हम बैकग्राउंड कलर लिखा है, इसको हम ये नहीं लिख सकते बैकग्राउंड डैश कलर, ये हम लिखते थे CSS में या HTML में, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, चीज़ें वैसी ही हैं। फ़र्क ये है कि जब दोनों स्टाइल लिखने हैं तो उसके दरमियान में यहाँ हम कॉमा देते हैं, ऊपर जो हम HTML में करते थे वहाँ सेमीकोलन देते थे और वहाँ पर डैश इस्तेमाल होता था 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए, और यहाँ पर कैमल केस का इस्तेमाल होता है। इसको बस आपने याद रखना है। अब मज़ीद हम देखते हैं कि दूसरी स्टाइल जो क्या है, CSS स्टाइल शीट्स, या इसको एक्सटर्नल CSS भी कहते हैं। ये क्या होता है, यू राइट CSS इन अ सेपरेट CSS फाइल। आप एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, अलग अलग से फाइल बनाते हैं, एंड इम्पोर्ट इट इन योर कंपोनेंट। आपको याद होगा जब आप HTML करते थे उसके अंदर अगर आप एक्सटर्नल CSS बनाते थे तो उसको आप इंपोर्ट करते थे, उसका लिंक बनाते थे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने अलग से फाइल बनाई हुई है तो आपको अपने रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट के अंदर उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मिसाल के तौर पे हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नाम है style.css और उसके अंदर क्या लिखा है, डॉट हेडिंग। डॉट हेडिंग से मुराद है ये क्लास का नेम है। जो अगर आपको याद होगा, अगर आपने डॉट इस्तेमाल किया तो इसका मतलब वो क्लास है, अगर आपने नंबर साइन इस्तेमाल किया, ये हैश जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होता है कि वो ID है। तो डॉट हेडिंग से मुराद ये है कि जिस जिस चीज़ को भी आप क्लास देंगे हेडिंग, उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल्स हो जाएगा। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, फ़र्ज़ करते हैं आप रिएक्ट का कोई भी एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं माई कंपोनेंट डॉट JSX है। अब इसके अंदर इसको इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन में क्या करेंगे, उस स्टाइल डॉट CSS को हम इंपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर इसमें देखें तो H1 के अंदर नीले कलर में आपको नज़र आ रहा है क्लास नेम। अब यहाँ पर भी देखें ये कैमल केस में है, इज़ इक्वल टू लगा के हेडिंग्स लिखा, और हेडिंग क्या है, ये ऊपर वाली स्टाइल डॉट CSS में जो क्लास है वो है। इसका मतलब है हेलो रिएक्ट जो हमने लफ्ज़ यहाँ लिखना है वो ग्रीन कलर में आएगा और उसका साइज़ जो है वो 30 पिक्सल्स आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सटर्नल CSS की भी समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे जी तीसरा इसका जो टाइप है वो है CSS मॉड्यूल्स। इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, ये बिल्कुल एक्सटर्नल की तरह ही होती है लेकिन छोटा सा फ़र्क होता है। CSS modules allows you to write CSS styles that are scoped to a specific component। मैं आपको पहले आसान ज़बान में समझा देता हूँ। जब आप एक्सटर्नल CSS की कोई फ़ाइल बनाते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं तो आप वो फ़ाइल किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आपने एक फ़ाइल बनाई, आप उसको चाहे तो 10 कंपोनेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन CSS मॉड्यूल्स में क्या होता है कि आप जो फ़ाइल बनाते हैं वो किसी ख़ास कंपोनेंट के लिए बनाते हैं, किसी ख़ास कंपोनेंट में इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं। यानी हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि जिस कंपोनेंट के लिए आपने उसको बनाया है वहाँ जहाँ इंपोर्ट किया है और उसी में ही वो इस्तेमाल होगी, किसी दूसरे कंपोनेंट में उसका कोई असर नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ आपने करनी होती है, वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं। इट मीन्स दे डू नॉट अफेक्ट अदर कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है कि ये वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये दूसरे कंपोनेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे और ग्लोबल स्टाइल या ग्लोबली ये इनका अफेक्ट नहीं होगा। दिस हेल्प्स अवॉइड क्लास नेम कन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट्स इन लार्ज एप्लीकेशंस। जब बहुत बड़े काम करते हैं तो आपको शायद भूल जाता है कि आपने कौन सा क्लास नेम रखा था, या बहुत सारे लोग मिल के काम करें तो हो सकता है उसने कोई ऐसा क्लास नेम रख दे जो आपने भी रखा हुआ था, और वो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट आएगा, वो उसका कोई कलर और देना चाहता है, आप कुछ और देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम CSS मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जिस कंपोनेंट के लिए वो फाइल बनाई गई है उसी में ही इस्तेमाल हो सके। और एक मैं आपको साथ यहाँ पर बताना चाहता था, जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसका जो नाम है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रखिए, उसके आगे डॉट मॉड्यूल डॉट CSS रखना होता है। पहले तो होता है फाइल का नाम, फिर हम डॉट CSS लिखते थे, यहाँ पर लिखना होता है पहले फाइल का नाम, फिर डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसको एक्सटेंशन भी आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले अभी हमने देखा था कि हमने रखा था नाम स्टाइल डॉट CSS, लेकिन अब हमने क्या रखा है यहाँ पर, माई कॉम्प यानी माई कंपोनेंट कह लेंगे, मैंने छोटा नाम रखा है ताकि जगह बचे, डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो इसका मतलब है ये हमने CSS की जो फाइल बनाई है इसको हम माई कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, माई कॉम्प रखना है, इसका नाम ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप नाम इसका कोई भी रख सकते हैं, लेकिन नाम हम मिलता जुलता इसलिए रखते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये जो हमने मॉड्यूल बनाया है या CSS की जो फाइल बनाई है ये किस कंपोनेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमने बनाई है। तो इसमें जैसे ये माई कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS है, ये फाइल है, इसमें क्या है, एक क्लास रखी गई है जिसका नाम है टाइटल, उसके अंदर उसको कलर रेड दिया गया है, उसका फ़ॉन्ट साइज 26 सेलेक्ट कर लिया गया है, और फ़ॉन्ट का वेट जो है उसको बोल्ड कर दिया गया है। अब इस्तेमाल कहाँ होगी, ये माई कंपोनेंट में होगी, और उसकी सबसे ऊपर वाली लाइन में हम इसको पहले इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करते हुए इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, यहाँ स्टाइल्स नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ज़हन में रखने के सही करना है इसको, माई कंपोनेंट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS यहाँ पर आएगा, और इस तरह से आपने इस फाइल को यूज़ करना है। और जब इसको इस्तेमाल करना है तो नीले कलर में देखें माई कंपोनेंट डॉट टाइटल आपने लिखा है, इसका मतलब है माई कंपोनेंट की जो फाइल है उसके अंदर जो टाइटल है उसके मुताबिक ये चीज़ चलेगी। इसको क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना हो, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये CSS मॉड्यूल होता क्या है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। असल में ये स्टाइल्ड कंपोनेंट्स जो है ये आपकी रिएक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कह लें या लाइब्रेरी कह लें जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉपुलर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी वेयर यू राइट CSS इनसाइड JS यूजिंग टैग्ड टेम्पलेट लिटरल्स। ये कैसे इस्तेमाल होता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसको यहाँ याद रखें कि इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहले तो ज़ाहिर है एक्सटर्नल चीज़ है, थर्ड पार्टी चीज़ है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है npm लिखते हैं, उसके आगे इंस्टॉल लिखते हैं, और फिर स्टाइल्ड डैश या हाइफन कंपोनेंट्स पर हम एंटर करते हैं, तो वो खुद ब खुद थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाते हैं। इसको फिर यूज़ कैसे कर सकते हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, फिर जो भी आप उसको देना चाहते हैं, जैसे हम एक टाइटल बनाना चाहते हैं, ये हम खुद अपने टैग्स बना सकते हैं, बटन्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, उसका कुछ भी आप उसकी हेडिंग रख लें, उसका कलर दे दें, उसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दें, उसका जो भी आप करना चाहते हैं कर लें। जैसे हमने यहाँ पर कॉन्स्ट टाइटल बनाया था अपना एक टैग, तो नीचे हमने उसको डिफ़ाइन किया टाइटल, और उस टाइटल के अंदर जो भी हमने लिखा, ये सारी की सारी जो भी स्टाइलिंग हमने अप्लाई की थी ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है और आखिरी जो है वो है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़। ये तमाम चीज़ें जैसे हमने यूज़ की हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ की है, एक्सटर्नल CSS यूज़ की है, मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं, और इसी तरह अभी हमने जो लाइब्रेरी एक्सटर्नल पढ़ी थी वो भी यूज़ की है। इसी तरह बहुत सारी और लाइब्रेरीज़ भी हैं कि जो आप CSS के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने React JS के अंदर। देयर आर फ्यू एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ विच यू कैन यूज़ इन React JS फॉर स्टाइलिंग, ईच विद इट्स ओन यूज़ ईज़ एंड बेनिफिट्स। उसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ मुश्किल है यूज़ करना, कुछ आसान है, आपको बता देते हैं। आप इस पर आगे फ्यूचर में काम करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ हैं, इसका नाम है इमोशन। ये यूज़ करना कितना आसान है लिखा हुआ है आगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी लिखे हैं, आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। टेलमेंट CSS को भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। एक मटेरियल UI है उसको यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आंट डिज़ाइन है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे की चीज़ें जो हैं ये आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ करने की फैसिलिटी देते हैं।
तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लें कि ये 5 वो किस्में हैं, वो टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हम स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। इन सब को हम बारी बारी अब देखेंगे कि किस तरह हम इंटरनल, एक्सटर्नल या मॉड्यूल के ज़रिए या लाइब्रेरीज़ के ज़रिए अपनी CSS को यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। इन सब को बारी बारी देखेंगे। इसको अच्छे से आपने समझना है और याद रखना है इसकी टाइप्स को, ताकि जब हम नेक्स्ट यूज़ करें तो आपका जहन बिल्कुल इन चीज़ों को समझता हो। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछें, हम इंशाल्लाह ताला रिप्लाई भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।